सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आर गोपाल सिंह सुगम हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं मित्रों, कई दिनों के बाद इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके मध्य उपस्थित हो रहा हूं। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास द्वितीय प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रथम प्रश्नोत्तरी का हमने अध्ययन किया। उसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोगों की विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। आज पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए मित्रों, पहला प्रश्न है, दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ छठी शताब्दी की रचनाओं परमात्मा प्रकाश और योग सार से माना जाता है। ये किस कवि की रचना है? परमात्मा प्रकाश शब्द है मित्रों, ये परमात्मा प्रकाश और इधर ये योग सार। इन दोनों रचनाओं के माध्यम से हमें प्रश्न का सही उत्तर अनुमानित हो रहा है। प्रश्न है कि दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ छठी शताब्दी की रचनाओं से माना गया है और छठी शताब्दी की भी रचनाएं कुछ विशेष रचनाएं हैं जिनमें परमात्म प्रकाश और योग सार। तो ये किस कवि की रचनाएं हैं? चार विकल्प हैं, जोइंदु, स्वयंभू, पुष्पदंत और देवसेन। तो बताइए मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बस इन्हीं से हमें ज्ञात हो जाएगा कि परमात्म प्रकाश और योग सार ये रचनाएं किसकी हैं। तो मित्रों, ये रचनाएं जोइंदु की हैं। यहाँ दो प्रश्नों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई। एक तो ये ज्ञात हुआ कि परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी रचनाएं हैं? जोइंदु की। दूसरा प्रश्न ये हो गया इसमें कि दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ कब से माना गया है? छठी शताब्दी से। और कौन सी रचनाओं से माना जाता है? परमात्म प्रकाश और योग सार से। तो सही उत्तर हो गया जोइंदु। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अब्दुल रहमान रचित वह ग्रंथ जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है। प्रश्न एक बार पुनः आप देख लें। अब्दुल रहमान रचित वह ग्रंथ जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है। पहला विकल्प चंदनवाला रास, दूसरा संदेश रासक, तीसरा पृथ्वीराज रासो और चौथा है राउलवेल। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों इसमें? यहाँ इसी से हमें ज्ञात हो रहा है अब्दुल रहमान रचित। तो अब्दुल रहमान की रचना इसमें कौन सी है? अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। तो सही उत्तर तो इसमें दूसरा हो जाएगा, संदेश रासक। लेकिन एक बार पुनः प्रश्न को समझना आवश्यक है। संदेश रासक जो ग्रंथ है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या है इस ग्रंथ में, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। प्रश्न एक बार पुनः देखें। अब्दुल रहमान रचित वह ग्रंथ जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है। तो वो ग्रंथ संदेश रासक हो गया, दूसरा विकल्प सही है। एक बार संदेश रासक के विषय में सामान्य सी जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, संदेश रासक की जो रचना है अब्दुल रहमान के द्वारा हुई है और ये संदेश रासक आदिकालीन प्रेम परक काव्यों में प्रमुख स्थान भी रखता है। लोक प्रचलित प्रेमाख्यान के आधार पर शुद्ध लौकिक प्रेम की प्रस्तुति करने वाला यह पहला रासक काव्य है। इस बात को भूलना नहीं है कि लोक प्रचलित प्रेमाख्यान के आधार पर शुद्ध लौकिक प्रेम की प्रस्तुति करने वाला पहला रासक काव्य है संदेश रासक। इसके रचना काल के विषय में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है मित्रों। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे 12वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध की रचना माना है। डॉक्टर दशरथ ओझा तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना माना है। तो इस तरह रचना काल के विषय में भी विभिन्न मतभेद देखने के लिए मिलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 12वीं-13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। तो ये तो इसके समय को लेकर के कुछ बातें हुई। मुख्य बात क्या है देखिए कि संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभक्त है। इसके अंतर्गत एक प्रोषित पथ का नायिका है, उसके विरह, संदेश प्रेषण और मिलन की कहानी इस ग्रंथ में है।
विजयनगर की एक सुंदर रमणी जो पति के प्रवास से व्यथित है, उसकी मुलाकात मुल्तान से स्तंभ तीर्थ अर्थात खंबात की ओर जाते हुए एक राहगीर से होती है। नायिका उसके सामने ग्रीष्म ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं में भोगी जाने वाली अपनी विरह वेदना का निरूपण करती है। पथिक से विदा होते ही उसे दक्षिण दिशा से आता हुआ अपना प्रवासी पति भी दृष्टिगोचर हो जाता है। वह आनंदित हो उठती है। यही इस ग्रंथ की कथा है। इसमें कुल 223 छंद हैं और 84 पद तो रासा छंद के माने गए हैं। अधिकांश छंद विरह निरूपण से जुड़े हुए हैं और यह काव्य संदेश प्रेषण की पद्धति पर लिखा गया है। एक प्रकार से यह कृति कालिदास के मेघदूत से प्रारंभ होने वाली दूत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। मित्रों, तो ये हमने संदेश रासक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनी हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आजकल प्रश्न इस तरह के आते हैं जो मैंने कई बार आपको बताया भी है अन्य प्रश्नोत्तरियों में कि कौन सा कथन संगत है और कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें संदेश रासक के विषय में हमें संगत कथनों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। हमें समय के विषय में ज्ञात हो गया। सर्वसम्मत मत में तो ये 1150 ईस्वी के आसपास की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 12वीं-13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। नामवर सिंह जी ने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की रचना माना है। दशरथ ओझा और दशरथ शर्मा जी इसे 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना मानते हैं। तो ये समय हुआ और सर्वसम्मत मत में 1150 ईस्वी के आसपास की कृति है। 3 प्रक्रमों में विभक्त है। प्रोषित पद का नायिका है जिसमें उसके विरह, संदेश, प्रेषण और मिलन की कहानी है। 223 छंद हैं, 84 पद रासा छंद के हैं। साथ में नायिका ने इसमें ग्रीष्म ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं में भोगी जाने वाली अपनी विरह वेदना का निरूपण भी किया है। तो इस तरह से यह कालिदास के मेघदूत से प्रारंभ होने वाली दूत का परंपरा के अंतर्गत आने वाली रचना है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह की बातों को मित्रों आप नोट करते हुए चलेंगे तो ये आपके हित में रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आला और उदल नाम के 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किस का वर्ण विषय है। प्रश्न ही संकेत कर रहा है उत्तर की ओर कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन तो कौन से ग्रंथ में हुआ है मित्रों। सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम परमाल रासो के विषय में सामान्य सी जानकारी प्राप्त करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की ही तरह अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। एक तो ये प्रश्न हो गया। जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, ऐसे ही परमाल रासो या आलाखंड को भी ये अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। परमाल रासो या आलाखंड एक वीर काव्य है। इसमें कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के भाट रहते थे, जिन्होंने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीरतापूर्ण कृतित्व का वीर गीतों के रूप में वर्णन किया है। यह काव्य भी बहुत लोकप्रिय हुआ है। इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां आप सभी को याद हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जियस यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन कु धिक्कार। ये इसी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो आप याद रखेंगे मित्रों। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो में जो सर्गों की संख्या है, यानी पहली बात तो यही है कि सर्गों को क्या कहा गया। तो पृथ्वीराज रासो में सर्गों को कहा गया है समय। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में सर्गों को, अध्यायों को समय का नाम दिया गया है।
और इसमें समय कितने हैं पृथ्वीराज रासों में, ये भी आप लोगों को ज्ञात होने चाहिए। हमारे जो कुछ विद्यार्थी मित्र हैं उनको तो ये याद होगा ही होगा। इसमें जो समयों की संख्या है वो 69 है, 69 समय हैं। तो कई बार ये सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं, 69 समय हैं। और सर्गों का नाम क्या है, यहाँ समय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए जिस गूढ़ या प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया है वो भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा, संध्या भाषा, संदर्भ भाषा, सूक्ष्म भाषा। तो इसका उत्तर भी आपके मन में आ गया होगा मित्रों। इसका सही उत्तर है संध्या भाषा। प्रश्न को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक बार पुनः प्रश्न को देख लेते हैं कि सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया है उस भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा। सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, संध्या भाषा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किस आदिकालीन साहित्य धारा के अंतर्गत हुआ है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि, इन सभी का वर्णन कौन से आदिकालीन साहित्य धारा के अंतर्गत हुआ? 4 विकल्प। पहला है जैन साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा सिद्ध साहित्य और चौथा बौद्ध साहित्य। तो आप बताइए मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथ साहित्य। ये नाथ साहित्य में देखने के लिए मिलता है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि, इन सभी का वर्णन किस आदिकालीन साहित्य धारा के अंतर्गत हुआ है? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए नाथ साहित्य। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको हम मानते हैं। तो मित्रों 4 विकल्प हैं, देवसेन, अमीर खुसरो, विद्यापति और सरहपा। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है किसको? बताइए। अमीर खुसरो को। सेकंड विकल्प इसमें सही होगा। और हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत थे और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो कई बार तो गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। दूसरी बात और भी यदि हम देखें तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के अतिरिक्त फारसी भाषा में भी लेखन कार्य किया। इन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ तो लिखी ही लिखी, इसके साथ साथ इन्होंने गज़ल को भी काव्य के रूप में अपनाया है। काव्य रूप को अपनाया है इन्होंने, गज़ल को अपनाया, पहेलियों को अपनाया और मुकरियों को, यानी पहेलियाँ, मुकरियाँ और गज़ल, इनका लेखन इनके द्वारा हुआ है। और इनका वास्तविक नाम तो सर्वविदित है ही, ये भी आपको याद रखना है। अमीर खुसरो के का जो नाम है वो अब्दुल हसन है और अब्दुल हसन अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर पूछा जाए कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है तो हमारा जवाब होना चाहिए अब्दुल हसन। अब्दुल हसन इनका वास्तविक नाम था। तो ये इनके विषय में और भी हमने जानकारी प्राप्त की है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में संपन्न हुई है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है मित्रों कि पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की। एक प्रश्न तो यही बन गया कि पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। और पदावली किस भाषा में संपन्न हुई रचना है? तो मित्रों पदावली की जो भाषा है वो कौन सी है बताइए? अवधी है या भोजपुरी है या मैथिली है या अपभ्रंश है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। विद्यापति अपभ्रंश, मैथिली और संस्कृत
इन भाषाओं के कवि थे। कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार की शोभा थे, इनके दरबारी कवि थे। और इनकी प्रसिद्धि का जो प्रमुख आधार है वो पदावली तो है ही, पदावली के अतिरिक्त इनकी प्रसिद्धि का आधार कीर्तिलता भी है। कीर्तिलता में इन्होंने राजा कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन किया है जिसमें उन्होंने तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। तो विद्यापति कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन इनके द्वारा हुआ जिनमें राजा कीर्ति सिंह अपने तिरहुत के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करते हैं और अपभ्रंश, मैथिली और संस्कृत इन भाषाओं पर इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त किया। इन भाषाओं में लेखन कार्य इनके द्वारा हुआ। विद्यापति की जो पदावली है वो श्रृंगार रस की रचना मानी गई है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसे भी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। और कथन इस तरह से है, विद्यापति के संदर्भ में, पदावली के संदर्भ में है, खास तौर पर विद्यापति की पदावली के संदर्भ में है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को बताया है। तो विद्यापति की पदावली के संदर्भ में ये कथन किसका है, इस तरह से प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। तो मित्रों, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा एक ऐतिहासिक काव्य है, लोक भाषा काव्य है, ऋतु वर्णन काव्य है, विरह काव्य है। तो बताइए ढोला मारूरा दूहा क्या है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, ढोला मारूरा दूहा एक लोक भाषा काव्य है। तो इसमें दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ढोला मारूरा दूहा के विषय में हमें पता है, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है, कवि कल्लोल की, कुशल वाचक की। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ढोला मारूरा दूहा एक लोक भाषा काव्य है, कवि कल्लोल की ये रचना है। कुशल लाभ वाचक भी कभी कभी इसके लेखन के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण मैं बता दूं आपको कि एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न भी कुछ इस तरह का ही है। कई बार ये दोनों प्रश्न ऊपर नीचे करके पूछ लिए जाते हैं। जब एक प्रश्न गलत हो जाएगा दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा, है ना। तो अच्छी तरह से इनको याद रखना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का। और वर्ण रत्नाकर जो रचना है, ये किसकी रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। रत्नाकर ठाकर, इस तरह से आप जो है जोड़ करके इनको याद रख सकते हैं। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर क्या है भाई। वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। तो ऐसा ही प्रश्न मैंने नीचे एक दिया है, संगत और असंगत वाला। इसमें आप देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, इसको देखते हैं। निम्न में असंगत कथन आपको बताना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। मैंने अभी आपको बताया उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश है, इसकी भी हमारी चर्चा हुई। वही वर्ण रत्नाकर भी शब्दकोश है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। राउलवेल की रचना शैली उसे चंपू काव्य सिद्ध करती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। रूढ़ा कवि की रचना है राउलवेली, शिलांकित रचना है, चंपू काव्य है। तो तीसरा विकल्प भी सही है।
विद्यापति की पदावली भक्ति रस की श्रेष्ठ रचना है, ये कथन असंगत है। अभी हमने चर्चा की है विद्यापति की पदावली जो है ये श्रृंगार रस की रचना है, भक्ति रस की रचना नहीं है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा हो गया? चौथा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट भी कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वे दार्शनिक चिंतक जो प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाने जाते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे दार्शनिक चिंतक आपको बताने हैं। पहला विकल्प विट्ठलनाथ, दूसरा रामानंद, तीसरा शंकराचार्य और चौथा है विष्णु स्वामी। तो मित्रों आपको मैं बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य दार्शनिक चिंतक हैं और प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य जी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? विकल्प है नाथपंथ, सिद्धपंथ, श्रीमद् भागवत गीता, श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेता श्वेतर उपनिषद। चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति जन साधारण के बीच अधिक लंबे समय तक लोकप्रिय नहीं हो सकी। इसकी असफलता का क्या कारण था कि निर्गुण भक्ति जन साधारण के मध्य अधिक लंबे समय तक लोकप्रिय नहीं हो सकी? इसकी असफलता का क्या कारण था? पहला विकल्प है लोकानुरंजन का अभाव, दूसरा कबीर का अत्यंत कठोर व्यक्तित्व, तीसरा अत्यधिक सीमित क्षेत्र में स्वीकृत, चौथा बहुत कम कवियों द्वारा ग्रहित। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकानुरंजन का अभाव। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्ति जनसाधारण के मध्य अधिक लंबे समय तक लोकप्रिय नहीं हो सकी थी, यह असफल हो गई और इसका प्रमुख कारण था इसमें लोकानुरंजन का अभाव था। तो इस तरह से मित्रों हमने 15 प्रश्नों पर चर्चा की है, जिनमें कुछ प्रश्नों पर हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। सभी प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाता है, आप लोगों में भी अरुचि उत्पन्न होती है। तो मित्रों इस तरह से ये एक छोटा सा वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास की द्वितीय प्रश्नोत्तरी के रूप में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपका अभ्यास इसके माध्यम से अच्छा हुआ होगा। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।